देखो तो लास्ट क्लास में हमने तुमको बताया था कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, और वहां पे दो कंडीशन आया था। सबसे पहला जो था वो था अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और दूसरा जो मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मैंने कहा था कि तुम लोग ये बातें याद रखना। ओके, तो जहां भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहे कि बॉडी का इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर था और इतना वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है, तो उस केस में तुम लोग ये सेकेंड वाला कंडीशन यूज करना, अगर तुमको क्वेश्चन में फ्लोटेशन मेंशन हो तो। और नहीं तो अगर मान लो कि बॉडी का वेट वगैरह मेंशन हो, तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन, ये पहला वाला जो कंडीशन है उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली हमने एक कंक्लूजन और बताया था कि अगर कोई बॉडी फ्लोट करता है तो उसके लिए डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी आइदर लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये होता है तुम्हारा कंडीशन कि अगर उसका डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो गया तो फिर मतलब ये पहला जो आपने दो पढ़ा है ना कंडीशन, ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, तो कोई फ्लोट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। और एक बात मैंने तुमको और बताया था कि इन द केस ऑफ फ्लोटेशन एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। तुमको अगर याद हो तो कि जब कोई बॉडी फ्लोट करता है तो उसका एपरेंट वेट जीरो हो जाता है, मतलब कि वो बॉडी फील करेगा वेटलेसनेस। सबको याद है ना? चलो अच्छी बात है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब floats on water with 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज। एक कोई ब्लॉक है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मान लो वाटर है और ये ब्लॉक है, और क्वेश्चन के अनुसार ये ब्लॉक पार्शियली सबमर्ज्ड है। ब्लॉक का जो टोटल वॉल्यूम है वो है 25 सेंटीमीटर, और जो इसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, वाटर के अंदर है, वो तुम्हारा है ओनली 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको दिया हुआ है। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी 25 सेंटीमीटर क्यूब, और ये फ्लोट कर रहा है। अब सवाल मेरे से पूछा है कि कैलकुलेट नंबर वन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक एंड नंबर टू वेट ऑफ द ब्लॉक। हमको दो बातें बतानी है, डेंसिटी और वेट। ठीक है, तो मैंने तुमको यहाँ पे डायग्राम शो कर दिया, ये तुम्हारा ब्लॉक है। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन का। तो ध्यान से देखो तो मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द लिक्विड, ये हमको पता है। और हमको लिक्विड भी पता है कि लिक्विड मेरा वाटर है। तो अगर आपका लिक्विड वाटर है, मतलब हम बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तुमको दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसका डेंसिटी लिख दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये तुमको याद भी होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज आइदर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, इसलिए मैंने इसका डेंसिटी लिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आया? चलो अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन है फ्लोटेशन का, तो फ्लोटेशन में हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला थे, फार्मूला नंबर वन एंड फार्मूला नंबर टू। अब तुम लोग इन दोनों को देख के बताओ कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, वन या टू। जल्दी बताओ तो। क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी देख हमको दिया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब बता, अब तो बता कि हाँ, टू नंबर। देखो बिल्कुल वैसे साफ दिख रहा है कि हमको, तो पहले क्या क्या तुमको क्वेश्चन में दिया है वो देख लो। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू यूज करना पड़ेगा, और वो क्या था कि फॉर फ्लोटेशन यूज V in by V body इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। V in क्या था? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो देखो सब तुमको अब सभी वैल्यूज हमको पता है, बस वहां पुट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड 20 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी 25 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी तो मेरे को फाइंड करना था बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो आपका वाटर था, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल आउट,
और ये 5 से होगा सिंप्लीफाई तो 4, और ये जाएगा 5 टाइम्स में। और देखो तो यहाँ से हम जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। समझ में आया? डेंसिटी ऑफ बॉडी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और देखो कि ये बॉडी अगर फ्लोट कर रहा था तो उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के बराबर या कम होना चाहिए, तो देखो कम ही आया है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट कर रहा था। समझ में आया? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक बार रीड कर रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ वुड floats in water with 2 by 5th of its volume above the water surface, full stop. Calculate density of wood. This question is similar to the last question. यहाँ भी हमको फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ बॉडी या वही डेंसिटी ऑफ वुड। और हमको क्वेश्चन में मेंशन है कि उससे वुड का कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, वाटर के अंदर है, और कुछ उसका वॉल्यूम लिक्विड के बाहर है, और वो फ्लोट कर रहा है। तो जैसे ही फ्लोट कर रहा है तो तुम्हारे मन में वही दो जो फॉर्मूला थे वो ध्यान में आने चाहिए। और फिर से सबको एक बात ख्याल आ गया हो कि हमको सेकंड वाला फॉर्मूला है फिर से यूज करना है, क्योंकि हमको वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी मेंशन किया है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मान लो ये रहा तुम्हारा वुड और ये रहा वाटर लिक्विड। क्वेश्चन के अनुसार wood floats in water with 2 by 5th of its volume above the water। तो लेट हमको उसका वुड का एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि लेट भी इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो अगर भी वुड का वॉल्यूम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वुड एबव वाटर सरफेस, मतलब कि जो उसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर नहीं है, तो क्या बोला है कि 2/5, 2/5, तो 2/5 भी हमने अगर उसे वॉल्यूम माना था भी, तो 2/5 भी उसका वॉल्यूम कहाँ रहेगा? वाटर सरफेस के ऊपर रहेगा। दिस इज द वॉल्यूम 2/5 भी, सॉरी 2/5 भी। तो अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ वुड इनसाइड द वाटर। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ वुड इनसाइड द वाटर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द वुड वाटर सरफेस के बाहर। तो देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 3v/5 आएगा ना, ये तुम्हारा आ गया 3v/5, तो हो गया। एंड ये तो जो तुम्हारा लिक्विड था वो था वाटर, फिर से हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। आप चाहो तो केजी पर मीटर क्यूब भी यूज कर सकते हो, डेंसिटी के लिए हमने यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज किया है। तो फ्रॉम कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन कि टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी। यही था ना फॉर्मूला? चेक करो तो एक बार, क्या था फॉर्मूला? अच्छा नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने इसका उल्टा लिखा था वहाँ पे, ऊपर में था वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, तो मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ इसको। इसको तुम लोग काट दो। हालांकि इससे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग वही फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कितना है? 3v/5 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी हमने भी माना था, तो हो जाएगा भी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो तो यहाँ भी से भी कैंसल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 3/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, 6 आएगा ना, ये तुम्हारा जाएगा 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। देखो दिस एक भी क्वेश्चन पहले वाले के सिमिलर था, बस थोड़ा सा अलग तरीके से हमको डेटा दिया हुआ था। समझ में आया?
हाँ बोली कि ना बोली? ओके ओके। और सुबो जी, तुम वो लास्ट क्लास किया था जब हमें बता रहे थे तो? बताओ ये तुम क्यों हो जाता है बीच में क्लास छोड़ के? अरे तो जो तुम्हारा और ट्यूशन क्लास है तो उसको वो करो, मैनेज करो, बोलो सर को कि सर मेरा क्लासेज रहता है पहले से उस टाइम पे, तो आप थोड़ा सा अगर देख। तो मैंने फ्लोटेशन वाले टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन तुमको बता दिए हैं। अब तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि जाके घर पे खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, और डाउट हो तो पूछना। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम लोग इस फ्लोटेशन वाले टॉपिक पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब कि हमारे आसपास अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मेरा बॉडी फ्लोट करता है और उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो फ्लोटेशन के लिए जो सबसे पहला कहानी अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे कि डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी आइदर लेस देन और इक्वल टू द लिक्विड ऑफ द सॉरी डेंसिटी ऑफ body must be less than or equal to the density of liquid. This is also the condition of flotation in the terms of comparison of density. और बाकी भी और भी तरह तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस, दो तरीका थे। ओके। तो चलो जो सबसे पहले इसमें हम लोग जा रहे हैं करने। जैसे देखो तुम लोग देखते होगे कि हम जब पानी के सरफेस पे एक आयरन का नेल रखते हैं तो वो डूब जाता है, या तुम कोई भी अगर आयरन का नट बोल्ट रखो पानी पे तो देखना वो सिंक कर जाता है। क्यों सिंक कर जाता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फिर वो वाटर उसको रिक्वायर्ड अपथ्रस्ट नहीं दे पाता है, और उसका वेट ज्यादा होने के चलते वो सिंक कर जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर आयरन का नेल, आयरन का नट और बोल्ट तो सिंक कर गया, लेकिन हम देखते हैं कि आयरन का सीप सिंक नहीं करता है। वो जो आपका सीप होता है वाटर में जो चलता है पानी में, वो भी आयरन का ही बना होता है, तो वो आखिर सिंक क्यों नहीं करता है? ये सवाल तो आता है ना? बोलो। ओके। तो हम जो सवाल बोल रहे थे कि एक आयरन का नेल सिंक कर जाता है लेकिन आयरन का सिप सिंक नहीं करता है, वो फ्लोट करता है, क्यों? आखिर क्यों? तो सुनो, देखो ध्यान से। एक्चुअल में मेरा सीप का डिजाइन ऐसा होता है ना कि उसके बीच में, मतलब सीप का जो दो सरफेस होता है, तो सीप के दो सरफेस के बीच में तुम्हारा खाली रहता है, मतलब कि वो गैप दिया जाता है। गैप दिया जाता है मतलब कि वहां पे हवा फील्ड होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग आयरन के बीच में वो हवा भर के, मतलब वहां पे तुम्हारा आयरन नहीं होता है। आप सोचो ऐसा कि एक स्फेरिकल बॉल है, और बॉल के बीच में वो पूरा सेल है, वो खाली है, उसके अंदर खाली हवा भरा हुआ है। तो ऐसे ही तुम्हारा सीप में होता है कि सीप भले ही आयरन का बना होता है लेकिन उसके दो सरफेस के बीच में तुम्हारा कंप्लीटली हवा फील रहता है। तो उस सीप का वॉल्यूम तो काफी लार्ज होता है, लेकिन हवा फील होने के चलते, उसके बहुत सारे वॉल्यूम में हवा फील्ड होने के चलते जो उसका एवरेज डेंसिटी होता है। अब हम बात करेंगे एवरेज डेंसिटी का। अब हम खाली आयरन के डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, आयरन प्लस उसके अंदर जो हवा फील्ड था उसके दोनों के डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो एवरेज डेंसिटी ऑफ सीप होता है वो वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है, और इसीलिए वो फ्लोट करता है। लेकिन जो तुम्हारा आयरन का नेल होता है या जो आयरन का नट बोल्ट होता है उसमें कहीं हवा नहीं भरा रहता है, तो उसका डेंसिटी तुम्हारा वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो वो सिंक कर जाता है। इसके अलावा जब कोई ह्यूमन हम लोग फ्लोट करते हैं, जब हम लोग भी स्विम करते हैं तो हम लोग फ्लोट ही करते हैं। तो हम लोग फ्लोट करने का रीजन ये है कि जो हम पे अपथ्रस्ट है वो ज्यादा हो जाए देन द वेट। और इसीलिए देखना कि जो मोटा आदमी होता है ना वो इजिली फ्लोट कर सकता है, मोटा आदमी, क्योंकि उसका एक तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा होने के चलते उस पर अपथ्रस्ट लगता है ज्यादा। और मोटा आदमी का क्या होता है कि वॉल्यूम हो जाता है ज्यादा, और उनके वॉल्यूम के कंपेयर में उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, तो उनका भी जो एवरेज डेंसिटी है वो घट जाता है। तो इसलिए मोटा आदमी वो फ्लोट कर सकता है, क्योंकि उसका एवरेज डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है। सेम गोज फॉर द आइसबर्ग, कि आइसबर्ग जो होता है वो
वाटर में फ्लोट करता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइज इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका आइस पे जो अपथ्रस्ट होता है वो उसके वेट से ज्यादा हो जाता है तो वो फ्लोट करता है। अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारा कुछ फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन्स का। सबमरीन का सबने नाम सुना होगा और तुम लोग को ये भी बेसिक आइडिया होगा कि जब चाहे तब वो सिंक कर जाता है और जब चाहे तब वो फ्लोट करने लगता है, मतलब उसका अपने मन से। अब हमको ये आइडिया है कि जब वो फ्लोट करेगा तो उसका एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होना चाहिए, और जब वो सिंक करेगा तो उसका एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, आखिर वो सबमरीन अपना डेंसिटी कैसे चेंज कर पाता है? तो उसके पीछे का साइंस ये है कि सबमरीन में एक टैंक होता है और उसको हम लोग बोलते हैं बलास्ट टैंक। और वो टैंक तुम्हारा पहले खाली रहता है। पहले खाली का मतलब कि वो पहले हवा रहता है उसमें। तो जब उसको फ्लोट करना होता है तो वो टैंक खाली रहता है तो उसमें हवा रहता है। उस केस में एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो तुम्हारा सबमरीन फ्लोट करता है। लेकिन जब सबमरीन को सिंक करना होता है ना तो वो उस टैंक में पानी भर लेता है। और जैसे ही वो उस टैंक में पानी भर लेता है उसके बाद उसका एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सबमरीन अब टैंक में पानी भर लिया है तब उसके पास लोहा हो गया है और पानी हो गया है। तो लोहा और पानी का डेंसिटी मिला के पानी के डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है तो वो सिंक कर जाता है। अब सिंक कर गया वो एक बार, अब फिर से जब वो चाहता है ऊपर आना फ्लोट करना तो फिर से वो पानी जो था उसके टैंक में उसको बाहर फेंकता है। और फिर से उसका एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाता है तो फिर से वो ऊपर आके फ्लोट करने लगता है। तो दिस इज द जनरल साइंस बिहाइंड सम फ्लोटेशन। जैसे तुमने ये भी देखा होगा कि बैलून जो होता है, हाँ, जब उसमें हम लोग हीलियम गैस भरते हैं, जो तुम लोग मेला में खरीदता भी होगा, और उसको छोड़ने से वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। या देखना कि पहले क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ जाता है, अपथ्रस्ट लगता है उसके, तो वो ऊपर की तरफ जाता है और कुछ समय वो फ्लोट भी करता है। तो जब फ्लोट करता है तो उस समय उसका ऐसा बोलो कि अपथ्रस्ट और वेट उसका इक्वल हो जाता है। तो कुछ ये नॉर्मल फेनोमेनन हो गया फ्लोटेशन का। ये कहानी तुम लोग को समझ में आया क्या? बोलो।